डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये एमकॉम एबीएसटी प्रीवियस की क्लास चल रही है जिसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वाला टॉपिक चल रहा है अपना। इसमें मैंने इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स के संबंध में और फिर अनरियलाइज प्रॉफिट के संबंध में मैंने आप लोगों को सारा थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट था वह सारा क्लियर कर दिया था। अब एक ये क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन भी हैं और अनरियलाइज प्रॉफिट वाली समस्या भी इसमें है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हो सकता है आपको वीडियो में प्रॉपरली नहीं दिख रहा होगा तो इसको जूम करके देखिएगा, दिखेगा। और फिर मैं व्हाट्सएप पर भी मैं आपको ये क्वेश्चन भेज दूँगा, तो वहाँ से भी आप इसको देख लीजिएगा एक बार और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। देखिए इसमें एच लिमिटेड एक्वायर्ड 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड। देखिए एच लिमिटेड यहाँ इसको होल्डिंग कंपनी ए के रूप में है ये यहाँ, तो इसलिए एच लिमिटेड लिखा है होल्डिंग कंपनी। एक्वायर्ड 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ एच लिमिटेड। एच लिमिटेड के 12,000 शेयर्स लिए हैं। अब आप ये देखिएगा इक्विटी शेयर एच लिमिटेड के कितने हैं, 2 लाख रुपए के हैं, 10 रुपए का एक है, तो इसका मतलब 20,000 शेयर हैं। तो 20,000 में से होल्डिंग कंपनी ने 12,000 शेयर्स खरीद रखे हैं, यानी होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी में 60% होल्डिंग है, 60% इनका इंटरेस्ट है इस कंपनी में, ठीक है, 60% होल्डिंग है। फिर ये कह रहा है फेस वैल्यू पता ही रखा है, फेस वैल्यू से। और इन्होंने ये जो शेयर खरीदे 12,000 उनकी कॉस्ट है 1,70,000। कितनी है? 1,70,000। तो आप ये देखना एच लिमिटेड की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट साइड मतलब असेट साइड में इन्वेस्टमेंट के रूप में कुछ अमाउंट लिखा होगा, वो है 2 लाख। ये साथ के साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1,70,000 में हमने शेयर खरीदे हुए हैं, यानी होल्डिंग कंपनी ने 12,000 शेयर सब्सिडरी कंपनी के 1,70,000 रुपये की कॉस्ट में खरीदे हुए हैं, जबकि बैलेंस शीट में 2 लाख रुपए दिखा रखे हैं। इसका मतलब जो ये 30,000 अमाउंट है वो एडिशनल कोई और इन्वेस्टमेंट है जो कि जिनका एस लिमिटेड से कोई लेना देना नहीं है, ये अदर इन्वेस्टमेंट है 30,000 का। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बॉट बाय होल्डिंग कंपनी इन द सब्सिडरी कंपनी वो है 1,70,000 कैपिटल रिजर्व या गुडविल की कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंसीडर करेंगे। एक एक पॉइंट सारे पॉइंट में बता रहा हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। फिर ये सिचुएशन है बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 को दे रखी है दोनों कंपनी की बैलेंस शीट में। असेट्स हैं, सॉरी लायबिलिटीज हैं, शेयर कैपिटल है दोनों की, रिजर्व सरप्लस है, 1 अप्रैल बिगिनिंग ऑफ द ईयर में है। अच्छा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कब खरीदे हैं? 1 अक्टूबर को। एक भी ये भी ध्यान रखना कि 1 अक्टूबर 2018 को शेयर खरीदे हैं। इसका मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 6 मंथ प्री है और 6 मंथ पोस्ट एक्विजिशन का पीरियड है। यानी जो करंट ईयर के प्रॉफिट होंगे उनको हम 6:6 यानी 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 6/12 प्री और 6/12 पोस्ट के रूप में। ये ध्यान रखिएगा, इसलिए डेट इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है इसमें? 1 अक्टूबर है, मिड ऑफ द ईयर, ठीक है। ये असेट्स है, असेट्स में दोनों कंपनी की बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है, ठीक है। ये जो मैंने बैलेंस शीट इसमें दी है प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। शेड्यूल 3 के अनुसार जो नई कंपनी का जो 2013 का कंपनी है 2013 के अकॉर्डिंगली नहीं है। जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत जो शेड्यूल 3 के अंतर्गत जो बैलेंस शीट दी हुई है उसी के अकॉर्डिंगली हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये असेट्स दी हुई है, ठीक है, देख लेंगे। और फिर ये करेंगे आउट ऑफ डेटर्स एंड बीआर ऑफ एच लिमिटेड, यानी एच लिमिटेड यानी होल्डिंग कंपनी है यहाँ पर, 50,000 16,000 रेस्पेक्टिवली दोज ड्यू फ्रॉम एच लिमिटेड। यानी एच लिमिटेड में जो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स हैं उसके तहत डेटर और क्रेडिटर जो कॉमन है वो 50,000 और डेटर तो यह 50,000 की, और जो बीआर है वो 16,000 के हैं जो कॉमन है। यानी ये तो डेटर और क्रेडिटर हो गए और ये बिल्स रिसीवर और बिल्स पेबल हो गए, ठीक है। द स्टॉक इन हैंड, जो स्टॉक इन हैंड है ऑफ एस लिमिटेड इन सब्सिडरी कंपनी की बुक्स में जो स्टॉक है वो 20,000 का है, जो कि उसने होल्डिंग कंपनी से खरीदा हुआ है, और वो है विच इंक्लूड प्रॉफिट चार्ज बाय द डेटर, यानी होल्डिंग कंपनी जो प्रॉफिट चार्ज किया है वो 25% ऑन कॉस्ट है।
तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेशन करने में काम आएगा और आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हम बनाते हैं सॉल्यूशन में, ये सबसे पहले पढ़नी करें कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्क, कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्क। ये आपको पता ही है कि हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होल्डिंग कंपनी की बुक्स में बनाते हैं और जो नेटवर्थ निकालते हैं ये सब्सिडरी कंपनी की निकालते हैं। तो देखिए नेटवर्थ निकालने के लिए हम सबसे पहले लेंगे पेड अप इक्विटी, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, किसकी? सब्सिडरी कंपनी की। सब्सिडरी कंपनी इक्विटी पेड अप कैपिटल है 2 लाख रुपए, ये ले लीजिए। फिर दूसरा चीज लेते हैं कि रेवेन्यू रिजर्व ऑन 1 अप्रैल 2018, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो भी रेवेन्यू रिजर्व है उसको हम यहाँ कंसिडर करेंगे। तो रेवेन्यू रिजर्व के रूप में अपने पास है जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है अपना, इसमें सब्सिडी कंपनी का है 40,000, और यदि कोई कैपिटल रिजर्व होता तो वो भी यहाँ ले लेते, यहाँ कैपिटल रिजर्व नहीं है। ये तीसरा अपन लेंगे क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यदि डेबिट बैलेंस होता तो उसको माइनस में कर लेते। अब ये क्रेडिट बैलेंस है 1 अप्रैल 2018 को, 1 अप्रैल 2018 को, वो है सब्सिडी कंपनी का प्रॉफिट P&L 40,000 रुपये। ठीक है, अब हमको क्या लेना है इसमें, ये 3 चीज़ तो लेते ही लेते हैं। कौन कौन सी? एक तो पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, रेवेन्यू रिजर्व ऑफ द सब्सिडरी कंपनी ऑन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इन द सेम वे यदि कोई कैपिटल रिजर्व है, यानी कोई भी कैपिटल प्रॉफिट्स हैं, तो उनको भी यहाँ 1 अप्रैल 2000 मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर के लेने हैं। और P&L का यदि कोई डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट है तो माइनस में लिखेंगे और क्रेडिट है तो पॉजिटिव में लिखेंगे, प्लस करेंगे। इसके अलावा एक चीज और है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। तो देखिए कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो यहाँ दे रखा है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर है 45,000। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया 45,000। इसमें फिलहाल कोई ऐसा एडजस्टमेंट करने वाला कोई पॉइंट नहीं है इसको, जिसमें करंट ईयर के प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट, क्योंकि इसमें कल मैंने बताया था कि यदि करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से यदि कोई रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा तो हम वापस इसमें ऐड करते हैं, लेकिन वो सिचुएशन इस क्वेश्चन में नहीं है। इसके अलावा कुछ और 1-2 पॉइंट हैं वो अपने अगले टॉपिक में लेंगे, यहाँ अभी उसमें कोई कंसिडरेशन का पॉइंट नहीं है। ट्रांसफर टू रिजर्व वाला मैंने पॉइंट बता दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में है नहीं ऐसा पॉइंट। तो हम करंट ईयर की जो प्रॉफिट है 45,000, इनको प्री और पोस्ट में बांटेंगे। 1 अक्टूबर 2018 से पहले का पीरियड प्री में हो, उसके बाद का पीरियड पोस्ट में आएगा। तो 6 महीने का होगा 2 × 6/12, ये हो गए 22,500। और इस तरह से ये अपने पास ये हो गई 2, 4, 4, 8, 10, 3 लाख 2 लाख है। जनरल रिजर्व अपने कहाँ लिखा? जनरल रिजर्व, अच्छा जनरल रिजर्व 1 लाख है, हमने 40,000 कैसे ले दिए? वो तो P&L का बैलेंस है 40,000, ये 1 लाख है, सॉरी 1 लाख है। ये देखिए ये 1 लाख है, ये वाला ये ले लिया हमने, ये ले लिया 40,000 ले लिया, और ये 45,000 का हाफ आप ले लिया। तो ये हो गया 3,62,500, 3,62,500, ये अपनी नेटवर्थ आ गई, नेटवर्थ। ठीक है, अब नेटवर्थ में होल्डिंग कंपनी का जो शेयर है वो निकाल लेंगे। वो अब यहाँ तो निकालने से मतलब नहीं है, जरूरत पड़ेगी वही निकालेंगे। दूसरा पॉइंट है ये कि हमको निकालना है गुडविल या कैपिटल रिजर्व, इन दोनों में से क्या चीज आएगी। तो ये मैंने नोट्स में पहले बताया था कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, शेयर इन द नेटवर्थ। वो कुछ भी ले सकते हो, शेयर इन द नेटवर्थ पहले लिख दीजिए या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पहले दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बता दिया यदि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है शेयर इन द नेटवर्थ की तुलना में, तो इसका मतलब गुडविल होगी,
और यदि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है शेयर इन द नेटवर्थ की तुलना में तो कैपिटल रिजर्व होगा। वो आप दोनों तरह से करके देख लीजिए, आप खुद कंसल्टेशन करेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर कॉस्ट दोनों चीज़ अगर जो उसमें मैंने नोट्स में बताया था पहले शेयर इन द नेटवर्थ लिखा था पहले, अभी मैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्चुअली क्लियर। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखिए, वैसे तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉर्मली अपन बैलेंस शीट में यहाँ से देख लेते हैं, लेकिन यहाँ अलग से इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो होल्डिंग कंपनी ने 12,000 शेयर खरीदे थे उनकी कॉस्ट कितनी है, यहाँ पर 1,70,000, तो हम 1,70,000 ही कंसीडर करेंगे। और फिर लेस शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड इन नेटवर्थ, NW का मतलब नेटवर्थ, ये ध्यान रखिएगा। तो 3,62,500 इसका 60%, ये मैंने 60% कैसे निकाला बता दिया था मैंने आपको। इस कंपनी की सब्सिडी कंपनी की जो शेयर्स हैं 20,000 हैं और 20,000 में से होल्डिंग कंपनी के पास 12,000 शेयर्स हैं, इसका मतलब उनका 60% रेशियो है 12,000 डिवाइड बाई 20,000 × 100। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, छोटे बच्चे ही होगा। तो ये चीज़ इसका 60% ये अमाउंट आ जाता है 2,17,500 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और ये जो डिफरेंस है ये अपने पास 47,500 ये आ जाएगी। देखिए अब आप फिर दोबारा समझिएगा, यहाँ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है और जो शेयर कम है शेयर इन द नेटवर्थ की तुलना में, इसका मतलब हमने जितनी हमने नेटवर्थ परचेज किए उसकी तुलना में हमने कम पेमेंट किया है, कम पेमेंट किया तो हमको प्रॉफिट है। और प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल रिजर्व। इट इज नॉट रेवेन्यू प्रॉफिट, इसको हम कैपिटल प्रॉफिट मानते हैं, इसलिए क्या कैपिटल रिजर्व की कैटेगरी में देते हैं इसको, इसलिए मैंने यहाँ कैपिटल रिजर्व किया। तो 2 पॉइंट अपने क्लियर हो गए। अब तीसरा पॉइंट अपन लेते हैं शेयर ऑफ माइनॉरिटीज। ये सारे पॉइंट आप नोट करके रख लीजिएगा, मेरे पास अलग से कॉपी में लिखे हैं तो वहाँ से कंसीडर करूँगा। यहाँ ब्लैक बोर्ड में इतना स्पेस नहीं है कि मैं सारे पॉइंट एक साथ लिख सकूँ। तीसरा पॉइंट है माइनॉरिटीज इंटरेस्ट। माइनॉरिटीज इंटरेस्ट, शेयर ऑफ माइनॉरिटीज लिख दीजिए, माइनॉरिटीज इंटरेस्ट एक ही बात है ना, एक ही बात है। तो नॉर्मली माइनॉरिटीज इंटरेस्ट को हम जो टेक्निकली ज़्यादा सही मानते हैं। तो माइनॉरिटीज इंटरेस्ट देखिए, माइनॉरिटीज इंटरेस्ट में हम सबसे पहले लेते हैं शेयर ऑफ माइनॉरिटीज इन नेटवर्थ। माइनॉरिटीज में नेटवर्थ में माइनॉरिटीज का क्या है, क्या शेयर 3,62,500 कंपनी की नेटवर्थ है। इसमें जब होल्डिंग कंपनी की 60% होल्डिंग है तो इसका मतलब माइनॉरिटीज का शेयर कितना होगा, 40%। तो इसको आप 40% निकाल लीजिए और ये 40% आता है 1,45,000। चेक कर लीजिएगा, जो 20 2 4 9 10 करीब 1 25 करीब 2 और ठीक है ना। और फिर जो इसके अलावा एक चीज़ और इसमें इंक्लूड करते हैं, पोस्ट एक्विजिशन में माइनॉरिटीज का शेयर। तो शेयर ऑफ माइनॉरिटीज इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। देखिए कंपनी के जो टोटल प्रॉफिट है 45,000 थे करेंटली थे, तो 45,000 में 6/12 पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ये है और सब्सिडी कंपनी का शेयर है 40%। तो 40% निकाल लीजिए, यानी 22,500 का 40% ये हो जाएगा 9,000। तो शेयर ऑफ माइनॉरिटीज 1,54,000। तो इसको बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आप एक पॉइंट और ले रहे हैं अपन, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यानी देखिए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब यह है, चाहे होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को माल बेचा हो या सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को माल बेचा हो, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर हाउ मच स्टॉक रिमेन्स विद दैट आइदर with the holding company or with the
सब्सिडी कंपनी, यानी होल्डिंग कंपनी या सब्सिडी दोनों में से किसके पास, जिसके पास भी जिसने माल बेचा है, किसी बात बच रहा है, तो उस स्टॉक की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन दे रखी है यहाँ पर। द स्टॉक इन हैंड ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड्स गुड्स परचेज फ्रॉम एच लिमिटेड एज एट 20,000। तो ये 20,000 का स्टॉक है किसके पास, सब्सिडरी कंपनी के पास, जो कि उसने किससे खरीदा था, होल्डिंग कंपनी से। वो 20,000 का स्टॉक है और ये कह रहे हैं इसमें 25% प्रॉफिट, 25% ऑफ कॉस्ट, ऑन कॉस्ट ये प्रॉफिट लगाया था होल्डिंग कंपनी ने। तो इनटू 25 अपॉन 125 करेंगे, क्योंकि ये मैंने बता दिया था उस समय जब इस पॉइंट क्लियर किया था। दो कंसेप्ट है, या तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर दे रखा होता है या कॉस्ट पर दे रखा होता है। ये सेलिंग प्राइस पर दे रखा होता है। नॉर्मली जो स्टॉक की वैल्यू बैलेंस जो गिवन है वो 99 के 100% ही जो भी जिस प्राइस पर उसने खरीदा था वो खरीदा, वो उसमें प्रॉफिट इंक्लूड होता है। तो यदि प्रॉफिट की परसेंटेज प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस पर दे रखी हो तो रेट अपॉन 100 इंटू प्रॉफिट होता है इंटू स्टॉक की वैल्यू का, और यदि कॉस्ट प्राइस पर है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट इंटू वैल्यू स्टॉक, ये हो जाएगा 4,000। ठीक है, अब 4,000 तो अनरियलाइज प्रॉफिट है, इसमें जो होल्डिंग कंपनी का जो शेयर होता है उसी को अनरियलाइज प्रॉफिट मानते हैं। जो माइनॉरिटीज का शेयर है, टू दैट एक्सटेंट वी कंसिडर द प्रॉफिट रियलाइज प्रॉफिट, सो दैट इज नॉट कंसिडर्ड अंडर अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट इज कंसिडर्ड द शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन द टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट। तो 4,000 तो अनरियलाइज प्रॉफिट जिसको अपन ये URF 4,000 इंटू 60% होल्डिंग कंपनी का शेयर। ये कई बार गड़बड़ हो जाता है, माइनॉरिटीज का शेयर मान लेते हैं आप, माइनॉरिटी का शेयर नहीं लेना है। माइनॉरिटीज के शेयर के बराबर जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उसको तो हम रियलाइज प्रॉफिट मानते हैं, इसलिए उसको तो कोई कंसिडरेशन की बात ही नहीं है। बात यह है जो होल्डिंग कंपनी का शेयर, इस प्रॉफिट में होल्डिंग कंपनी का जितना शेयर है उसी को हम अनरियलाइज प्रॉफिट मानते हैं। तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट 2,400 होगा। स्टॉक की वैल्यू में भी कम करेंगे इसको, और इसको कंसोलिडेट प्रॉफिट निकालते समय भी वहाँ इसको कम करेंगे। ठीक है ना, तो ये अपना पॉइंट अनरियलाइज प्रॉफिट का भी हो गया। नेक्स्ट अपन निकालते हैं कंसोलिडेट प्रॉफिट। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि ये कंसोलिडेट प्रॉफिट में थोड़ा आइटम ज़्यादा होते हैं, 4 आइटम के। नेक्स्ट आइटम है अपना कंसोलिडेट प्रॉफिट। कंसोलिडेट प्रॉफिट कंसोलिडेट प्रॉफिट, कंसोलिडेट प्रॉफिट में ये कंसोलिडेट प्रॉफिट किसका होता है, ये होल्डिंग कंपनी का होता है बेसिकली, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखें कौन सा आइटम किससे रिलेटेड होता है ना। तो ये इसमें सबसे पहले देखेंगे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसका, होल्डिंग कंपनी का। सब चीज़ लिखने की जरूरत नहीं होती इसमें, कुछ हम बोल रहे हैं उसको भी याद रखिएगा, हर चीज़ में लिखूंगा नहीं इसमें, क्योंकि कंसोलिडेट प्रॉफिट किसका होता है, होल्डिंग कंपनी का। तो होल्डिंग कंपनी का P&L का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस जो है उसी को अपन कंसीडर करेंगे 90,000। फिर होल्डिंग कंपनी का जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो लेंगे, प्लस ऐड करंट ईयर प्रॉफिट। किसका, होल्डिंग कंपनी। लिखूंगा नहीं क्योंकि कंसोलिडेट प्रॉफिट जो निकालते हैं अपन इसी का निकालते हैं, इसलिए 1,70,000 यहाँ ले रहे हैं अपन। ठीक है, इसके बाद जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है उसमें जो होल्डिंग कंपनी का शेयर है वो यहाँ लेंगे हम। तो ऐड शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट यानी 45,000 का प्रॉफिट था, उसका हमने 6/12 किया था, और इसमें ये पोस्ट का हो गया, यानी प्रीवी यही होता है पोस्ट, बिकॉज 6 मंथ है दोनों तरफ, इसलिए सेम आएगा। और इनटू 60%, क्योंकि होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना है 60%, तो ये हो जाएगा 13,500, 13,500। और इस तरह से ये प्रॉफिट हो गया 3 × 16 तो 1 17 2,73,500।
अब इसमें एक पॉइंट जो है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को इसमें से लेस करेंगे, लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जो अभी हमने थर्ड पॉइंट में कैलकुलेट करते मैंने बताया था आपको कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या है, वो हम 2400 इसमें से माइनस कर देंगे। तो 2,71,100 ये अपना क्या हो गया, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। ये बैलेंस शीट में हम रिजल्ट्स ऑफ द स्टैंडर्ड में दिखा देंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। तो इस तरह से ये अपने 5 पॉइंट हो गए हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है, वैसे तो सारे पॉइंट अपन यही निकालते हैं बेसिकली, डायरेक्ट बैलेंस शीट भी बना सकते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में बहुत सारे आइटम्स में प्लस माइनस करना होगा, तो मैं सारे आइटम जितने मैक्सिमम वर्किंग नोट के रूप में दिखा सकता हूँ वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को पहले कैलकुलेशन करके, और उसके बाद में अपन बैलेंस शीट बनाएंगे। वैसे तो बेसिकली ये 5 पॉइंट ही निकालते हैं हम वर्किंग नोट में, लेकिन बाकी आइटम क्योंकि इसमें सारे आइटम से प्लस माइनस है, तो मैं यहाँ निकाल के बता रहा हूँ कि एक तो गुडविल, देखिए आप गुडविल बैलेंस शीट में दे रखी है 3 लाख, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या क्या फिगर लेगी, 3 लाख प्लस 70,000, यानी मैं लिख नहीं रहा हूँ, वैसे ये है 3 लाख गुडविल ऑफ एच लिमिटेड, दूसरा गुडविल ऑफ एस लिमिटेड, दोनों को प्लस करेंगे। मैंने एक बात बताई थी आपको कि भाई यदि बैलेंस शीट में पहले अभी कल जो पिछले वीडियो जो था उसमें बताया था कि यदि इफ गुडविल एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, यानी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में पहले से गुडविल यदि एग्जिस्ट कर रही है, तो हम अदर एसेट की तरह हम दोनों को ऐड कर लेंगे पहले तो। फिर उसके बाद में हम ये देखेंगे कि भाई जो अपन सेकंड पॉइंट में गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालते हैं, यदि गुडविल आती है तो यहाँ उसको प्लस कर देंगे, ठीक है, और यदि कैपिटल रिजर्व आता है तो उसको माइनस कर देंगे, और यदि गुडविल की कोई रिवैल्यूड वैल्यू दे रखी है तो उस गुडविल को यहाँ कंसीडर करेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ कोई रिवैल्यूड वैल्यू तो गुडविल की दे नहीं रखी, इसलिए हम दोनों को हमने प्लस कर लिया है। और इसमें हमने जो सेकेंड पॉइंट में कैपिटल रिजर्व के रूप में कोई फिगर निकाला था, आपको ध्यान होगा, इसमें 47,500 था शायद, हाँ 47,500 कैपिटल निकाला था, तो वो इसमें से हम प्लस करेंगे 47,500, और इस तरह से ही गुडविल, या वैसे तो जब वर्किंग नोट बनाएंगे तो पूरा लिखना गुडविल ऑफ होल्डिंग कंपनी, गुडविल ऑफ सब्सिडरी कंपनी, यदि एस लिमिटेड लिख देना, और इसमें लेस कैपिटल रिजर्व से माइनस कर देंगे, तो ये फिगर हो जाएगा 3,22,500, ये बैलेंस शीट में गुडविल के रूप में दिखाएंगे। फिर उसके बाद गुडविल के बाद देखिए लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें कोई माइनस करने वाली बात तो है नहीं, फिर भी आप दिखा दीजिए लैंड एंड बिल्डिंग, ये हो जाएगा 4 लाख प्लस 1 लाख, इसको अंडरलाइन कर दीजिए 5 लाख, इसमें कोई और कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, तो यहाँ छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी, आई थिंक प्लांट एंड मशीनरी में भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, केवल दोनों को प्लस करना है, 4 लाख प्लस 1 लाख, यानी सॉरी 5 लाख प्लस 1 लाख है, 5 लाख प्लस 1 लाख, तो 6 लाख ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए इन्वेस्टमेंट में आप देखिएगा, मैंने यहाँ बताया कि 2 लाख है, तो 1,70,000 तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। तो एक चीज़ मैंने बताई थी आपको स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में ही कि भाई जो सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल है ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं आएगी, इसके अलावा इसके जो रिजर्व सरप्लस हैं वो भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं आते हैं। इन द सेम वे असेट साइड में जो होल्डिंग कंपनी की बुक्स में इन्वेस्टमेंट है इसको भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं शो करते, क्यों कि इन 2 आइटमों को छोड़ने के बाद ही इन सारी असेट्स को, लायबिलिटीज को, कैपिटल को बैलेंस शीट में दिखाते हैं। इन 2 आइटम को छोड़ने की वजह से ही इन सारी असेट्स को प्लस करते हैं, सारी लायबिलिटीज को प्लस करके और बैलेंस शीट की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो 1,70,000 की कॉस्ट है वो सब्सिडरी कंपनी में कॉस्ट है, 30,000 की इन्वेस्टमेंट, एक और इन्वेस्टमेंट है
है ना, तो उसको हम कंसिडर करेंगे। इंटर कंपनी जो इन्वेस्टमेंट है एच लिमिटेड का, एस लिमिटेड में 1,70,000 का ही है 2 लाख में से, तो 30,000 इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, वो अलग से दिखा देंगे। फिर उसके बाद में देखिए इन्वेस्टमेंट के बाद है BR। देखिए BR में आप ये देखिएगा 20,000 और 30,000 है, ये 20,000 प्लस 30,000, और इसमें इंटर कंपनी जो ट्रांजैक्शंस के रूप में BR है वो है 16,000। देखिए मैंने एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट बताया था इसमें, यदि इफ होल्डिंग कंपनी या सब्सिडी कंपनी ने बिल्स रिसीवर्स को यदि डिस्काउंट करवा लिया है या एंडोर्स कर दिया है तो उसका भी कुछ एडजस्टमेंट होता है ना। तो इस क्वेश्चन में नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा तब मैं बता दूंगा। हालांकि मैंने थोड़ी सी कॉन्सेप्ट उस समय पूरा क्लियर कर दिया था आपको। यहाँ तो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन के रूप में 16,000 एक ही फिगर है, वो इसमें से हम लेस कर देंगे और ये हो जाएगा 34,000, ये अपने BR हो जाएंगे 34। फिर उसके बाद में आप देखिएगा BR के बाद में है ये डेटर्स। मैं सारे एक एक पॉइंट सारे बता रहा हूँ, हमें वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन ये डेटर्स है 3 लाख प्लस 1,34,000। अब देखिए इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन के रूप में जो डेटर है वो है 50,000 की, तो यहाँ 50,000 इसमें से माइनस कर देंगे, 50 लेस 84, तो 3,84,000 के पास BR सॉरी डेटर्स हो गए 3,84,500 भी हैं क्या डेटर्स में थोड़ा सा देख लेता हूँ, कहीं कोई फिगर कई बार लिखने में गलती हो जाती है। 1,34,500 है, 1,34,500 है, इसको चेक कर लीजिएगा। तो इसी वजह से अपना भी यहाँ थोड़ा फिगर, इसीलिए हम क्या है कि थोड़ा सा पहले से 3,84,500 का फिगर है, चेक हो जाता है। तो जब हमने दोनों को टोटल किया तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था, ये देखा था हमने, ये 500 कम लिखा हुआ था पहले से। फिर उसके बाद में आप देखिए स्टॉक, अब देखिए स्टॉक में आप देखेंगे कि है 2 लाख प्लस 40,500, 2 लाख प्लस 40,500, और अब इसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का जो फिगर है वो इसमें से हम कम कर देंगे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का फिगर मैंने बता दिया, तो होल्डिंग कंपनी का जो शेयर है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में 2,400, वही आपको इसमें से कम करना है, और ये इसमें से ये हो जाएगा 2,38,100, ये 2,38,000 चेक कर लीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, 2,400 से लेस कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये दोनों को प्लस करना है, इसमें और कुछ नहीं है। 1,42,000 है, 80,000 प्लस 62,000 दैट इक्वल्स टू 1,42,000, ठीक है। और इसी तरह से अब हम आप देखिए लायबिलिटी साइड में हम शेयर कैपिटल के 10 लाख दिखाएंगे, रिजर्व सरप्लस के रूप में हमने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हो गया वो दिखा देंगे। ये लाइक क्रेडिटर्स दोनों को प्लस करेंगे, 2,40,000 प्लस 90,000 और माइनस ये 50,000 कर देंगे इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन के रूप में जो क्रेडिटर है। डेटर एक की बुक में डेटर है तो दूसरी की बुक में क्रेडिटर है, तो हम दोनों को प्लस करके उसको लेस कर देंगे। इसी तरह से जो बिल्स पेबल है 80,000 और 40,000, 1,40,000 में से जो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन के रूप में बिल्स रिसीवेबल एच कंपनी की बुक्स में है, तो वो एस कंपनी की बुक्स में वो बिल्स पेबल के रूप में होंगे, तो इन दोनों को प्लस करके 16,000 इसमें से कम कर देंगे, और इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ बैलेंस शीट में शो कर देंगे। फिर भी मैं और बैलेंस शीट बना ही देता हूँ, जो फाइनल फिगर जो आएगा वो देख लीजिएगा। वैसे मैं सारा इसका व्हाट्सएप पर भी आपको शेयर कर दूँगा इसकी सारा सॉल्यूशन। फिर भी आप एक बार बैलेंस शीट का फॉर्मेट थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो ये सारी कैलकुलेशन वहीं से होगा। अब आप यहाँ लिखेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ H लिमिटेड एंड S लिमिटेड for the year ended on 31st March 2019।
और इस तरह से बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में ही बनेगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, न्यू फॉर्मेट के हिसाब से बैलेंस शीट इसी तरह से बनती है। यहाँ रुपये लिख लीजिएगा। सबसे पहले आइटम आएगा यहाँ इक्विटी एंड लायबिलिटी। आप इस वर्ड को यदि आप कैपिटल में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। इक्विटी एंड लायबिलिटी पूरा लिखेंगे, यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, आप पूरा लिखेंगे इसकी पूरी तरह। और यदि इसको कैपिटल में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में भी सबसे पहले लिखते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, इसमें देखिए ये 10 लाख की कैपिटल है, 10 रुपये का एक शेयर, तो 1 लाख आप कह दिया लिख दीजिए 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और चाहे तो फुल्ली पेड अप भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। केवल होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में केवल होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल को दिखाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। यहाँ सब्सिडी कंपनी की बैलेंस इस पेड अप कैपिटल को नहीं दिखाएंगे। दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए रिजर्व सरप्लस के रूप में अपने पास जो जो आइटम है, एक तो जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व कौन दिखाएंगे यहाँ पर? जनरल रिजर्व, हाँ जनरल रिजर्व इस कंपनी का है 4,20,000। किसके? केवल उसका दिखाना है, होल्डिंग कंपनी का। सब्सिडरी कंपनी का जनरल रिजर्व जो भी रिजर्व है कहाँ चलेंगे? नेटवर्क में ऑटोमेटिक इंक्लूड हो गए, इसलिए यहाँ नहीं दिखाना है उनको जनरल रिजर्व। फिर है यहाँ पर फिर अब ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लेंगे, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। आप कहोगे क्यों भाई यहाँ P&L क्यों नहीं ले रहे? भाई इस P&L को, इस करंट ईयर के प्रॉफिट को हमने कहाँ ले लिया? कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की कैलकुलेशन में कंसिडर कर लिया, जनरल रिजर्व को कंसिडर नहीं किया था। यहाँ जनरल रिजर्व जो सब्सिडरी कंपनी का जनरल रिजर्व था उसको हमने नेटवर्क निकालने में क्या नहीं लिया था, इसके जनरल जो कहीं भी काम में नहीं लिया था, इसको अपन शो करेंगे यहाँ पर। और इस तरह से जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट अपन ने निकाला था, मैंने 5th आइटम के रूप में, वो है अपना 2,71,000, 2,71,100। आप चेक कर लीजिएगा वहाँ पर। फिर उसके शेयर ऑफ माइनॉरिटी यहाँ लिख दीजिए। दूसरा माइनॉरिटीज इंटरेस्ट, माइनॉरिटीज इंटरेस्ट। माइनॉरिटीज इंटरेस्ट हमने निकाला था, उसमें था वो 1,54,000, 1,54,000। और फिर तीसरा लीजिए नॉन करंट लायबिलिटीज, क्वेश्चन में है नहीं, उसमें भी कोई इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है भी नहीं, है ना। और ये है अपने करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में स्पेस थोड़ा कम है तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स देखिए इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये हो गया 3,32,000, 3,32,000। और इसमें से जब हम 50,000 कम कर लेंगे तो हो जाएगा 2,82,000, 2,82,000। बिल्स पेबल में देख लीजिए बीपी में आप देखिएगा इन दोनों को प्लस करते हैं 1,40,000, 1,40,000 और माइनस 16,000, और ये है 16,000 वो नहीं कम कर दिया, और ये 1,24,000। और इस तरह से ये बैलेंस शीट का टोटल हुआ 22,51,100। ये आपकी लायबिलिटीज है कंप्लीट हो गई। दूसरा लेते हैं असेट्स। असेट्स में सबसे पहले लेंगे नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट में भी हम सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट फिक्स्ड असेट, और इसमें भी सबसे पहले लेंगे अपन टेंजिबल फिक्स्ड असेट। और टेंजिबल फिक्स्ड असेट में अपने पास आती है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये दो आएंगे। और यदि अपन इन्वेस्टमेंट को अलग से लिखना ठीक रहता है, बी ये है इन्वेस्टमेंट, लिख दीजिए यहाँ पर सेकंड में, ये इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट यहाँ चले जाएंगे, लिख देना टोटल करके, मैंने फिगर सारे निकाल दिए थे। और फिर फिक्स्ड असेट में नॉन टेंजिबल फिक्स्ड असेट हुई, इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट आ जाएगी, इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट यानी गुडविल, इंटेंजिबल फिक्स्ड। ये भी मैंने निकाल के बता दिया था, जो फिगर है आप वर्किंग नोट में जो बनाया था वो आप यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। सभी के फिगर मैंने लिख दिए थे। फिर दूसरा लेंगे करंट असेट। करंट असेट में
सारे फिगर मैंने निकाल के बता दिए थे। बी आर दोनों को ऐड किया था और यहाँ पर 16,000 लेस किया था। डेटर्स में इन दोनों को ऐड किया था, यहाँ से 50,000 लेस किया था। स्टॉक में हम दोनों को प्लस किया था और जो अनरियलाइज प्रॉफिट था 2,400 लेस किया था वो अपने दिखा दिया था। और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये दोनों को ऐड कर देता है। इस तरह से इनका बैलेंस शीट का टोटल भी 21,51,000। सारे फिगर मैंने वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके बता दिए थे। इन फिगर्स को यहाँ लिख लीजिएगा, दोनों साइड का बैलेंस शीट का टोटल मिल जाएगा। तो इस तरह से मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आता है इस लेवल का आता है। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन तो देना और होती है, बाकी मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन इस लेवल का आता है। इसमें थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और टिपिकल कराएंगे, कुछ डिविडेंड से रिलेटेड भी आइटम है, कुछ और भी आइटम है ना, तो वो और कराएंगे। बाकी नॉर्मली 80% या 90% सिचुएशन में क्वेश्चन इसी लेवल का आता है। थोड़ा सा मेरे वीडियोस को 2-3-4 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगी चीज़ें। आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच।